मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुछ प्रश्न हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। हमारी जो विशेषज्ञता है वो मैरिटल लाइफ पर है, ये जग जाहिर है। और इसी में एक बड़ा ही विरोधाभासी, बड़ा ही द्वंद्वात्मक प्रश्न उन दंपतियों के लिए है जो ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या हमें इसी रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हम दूसरा विवाह कर लें इस रिश्ते में तलाक लेकर के। कई बार ये डिसीजन हम बहुत गलत तरीकों से ले लेते हैं, कुछ दोस्तों की सलाह लेकर के ले लेते हैं, आवेश में आकर ले लेते हैं, रिश्तेदारों की सलाह आके हमें बतलाते हैं और उसी के अनुसार हम ये डिसीजन ले लेते हैं। ये सारे के सारे गलत डिसीजन हैं, क्योंकि मैं हजारों ऐसे लोगों को जानता हूं जो तलाक लेकर पछता रहे हैं, भले ही उनको पहली शादी में ऐसा लग रहा था कि अब इसमें और नर्क में कोई फर्क नहीं है, और ये सोच करके उन्होंने तलाक लिया। इस श्रृंखला में हमारा विशुद्ध प्रयास है कि हम इस प्रश्न को लगभग 90% तक हल करने का प्रयास करें। प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज वृश्चिक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। महंगा पड़ेगा तलाक, वृश्चिक लग्न पर इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। कई महंगे तलाक पिछले वर्ष 2021 में आपने जरूर सुने होंगे, जेफ बेजोस हो, चाहे बिल गेट्स हो, और भी तमाम हस्तियां हो। परंतु भारतीय परिवेश में हम बात कर रहे हैं एक सामान्य मध्यवर्गीय स्त्री या पुरुष की। उसके लिए महंगा तलाक कब पड़ सकता है? यदि उसका तलाक के बाद में दूसरा विवाह ही न हो, या फिर जो दूसरा विवाह हो वो पहले से भी बदतर स्थिति में हो जाए, इसी को हम कहेंगे कि तलाक महंगा पड़ गया है। आइए साथियों, जन्म कुंडली का सहारा लेते हैं ताकि समझना आसान हो आपके लिए। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही 8 नंबर का अंक लिखा है। 8 नंबर होती है वृश्चिक राशि, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। 3 ग्रह जो कि प्रत्येक लग्न में महत्वपूर्ण होता है यदि तलाक का डिसीजन लेना हो, द्वितीय विवाह का डिसीजन लेना हो, क्योंकि उसी में उसकी लाभ और हानि हमें पता लग सकती है। सबसे पहला होता है सप्तमेश, दूसरा होता है धनेश और तीसरा होता है लाभेश, और ये तीनों इस जन्म पत्रिका में शुभ ग्रह हैं। सबसे पहला सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में बन रहे हैं स्वयं शुक्रदेव, धनेश इस जन्म पत्रिका में बन रहे हैं स्वयं बृहस्पति, और लाभेश इस जन्म पत्रिका में बुध देव बन रहे हैं। इन तीनों की स्थितियां ही ये डिसीजन लेने में हमें सहायता करेगी कि तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली स्थिति, यदि ये तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों ही कुंडली के त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए, छठा भाव, 8वां भाव या फिर 12वां भाव, यदि ये व्यक्ति दूसरा विवाह संपन्न कर लेता है तलाक लेकर के, तो दूसरे विवाह में बहुत छोटी छोटी सी और सामान्य बातों पर इनके नित्य प्रति झगड़े होते ही होते हैं। जो जीवन साथी है उसके घर वालों का आपके दाम्पत्य जीवन पर अनड्यू प्रेशर होता है। छोटी छोटी बातें आपके लिए ससुराल पक्ष डिसीजन लेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि दूसरा विवाह तो आप कर लेंगे, पर जीवन साथी के साथ लंबे समय तक आप नहीं रह पाते हैं। जीवन साथी का रवैया आपके लिए तानाशाही पूर्ण हो जाता है और ससुराल से संबंध जीवन पर्यंत कभी भी ठीक नहीं रह पाते। इस स्थिति में आपको तलाक महंगा ही पड़ेगा। साथियों, दूसरी स्थिति है इन तीनों में से किसी भी 1, 2 या तीनों का नीच अवस्था में बैठ जाना। यदि शुक्रदेव, जहां पर आप 6 नंबर का अंक देख रहे हैं, वहां विराजमान हो,
यदि गुरुदेव जहां पर आप 10 नंबर का अंक देख रहे हैं वहां विराजमान हो, यदि बुध देव जहां पर आप 12 नंबर का अंक देख रहे हैं वहां विराजमान हो, तो जो द्वितीय विवाह के बाद में आपको जीवन साथी मिलेगा उससे आपकी पटरी नहीं बैठेगी। वो 1 नंबर का असामाजिक प्राणी होगा। यहां पर मैं कोई अपराधी होने की बात आउटराइटली नहीं कह रहा, पर वो सोशली फिट नहीं होता है, उसको बहुत ही कम लोगों के साथ में उठना बैठना पसंद होता है, ज्यादातर वो अकेले ही रहता है और उसके कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि अच्छा ये व्यक्ति इस प्रकार का है, परंतु कुछ समय बाद आपको विचारधारा बदलनी होगी, उनके रंग बदलते रहेंगे और आपको नित्य ये ही लगेगा कि ये जो मैंने दूसरा विवाह किया है ये बहुत ही घाटे का सौदा मैंने कर लिया है। बल्कि कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो दूसरी पत्नी आप लेकर के आएंगे वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर कराने का दबाव आप पर निरंतर डालती रहेगी और उसके लिए आपको ब्लैकमेलिंग का सामना भी करना पड़ सकता है। कई प्रकार से वो झूठ बोलने में भी महारत हासिल करती है। साथियों, तीसरी स्थिति है इन तीनों ही ग्रहों जिसकी हमने चर्चा की वो बलहीन है, अर्थात 0 डिग्री के हैं या फिर अंतिम डिग्रियों 28 या 29 डिग्री के हैं। तो ऐसे में द्वितीय विवाह के बाद में आपके जो शारीरिक संबंध होने चाहिए, जो शारीरिक सुख आपको मिलना चाहिए, उससे आप निश्चित रूप से वंचित ही रहते हैं। बल्कि जो जीवन साथी है उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको पता चल जाते हैं। समझौतापूर्ण एक जिंदगी आपकी बन करके रह जाती है। इसलिए द्वितीय विवाह क्यों करना? द्वितीय विवाह के लिए जो प्रस्ताव आपके पास में आते हैं उसमें ज्यादातर लोग फर्जीवाड़ा करके आते हैं, अपना कोई ना कोई लालच पूरा करने के लिए आते हैं। साथियों, चौथी स्थिति है जिन 3 ग्रहों की हमने बात की, यदि वे अस्त हैं। जी हां साथियों, यदि अस्त हैं तो भी द्वितीय विवाह करके सिवाय पछतावे के और आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई बीमारी द्वितीय विवाह के बाद में आपको परमानेंटली अवश्य आकर के घेर लेगी। जो जीवन साथी है द्वितीय विवाह के बाद में जो आपको मिला है जीवन साथी, वो आपके ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, आपको अपने घर वालों से दूर करने का कार्य वो करता है। वो स्वयं तो शौकीन होता है, अपने सारे शौक मौज वो पूरे करेगा, परंतु वो आपको कहेगा कि आप एक सात्विक जीवन व्यतीत करें। तो साथियों, इस प्रकार की यदि स्थितियां हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके और इत्मीनान के साथ में डिसीजन लेना चाहिए। मैं उन लोगों की पीड़ा अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं रोजाना लोगों से मिलता हूं। वो केवल आज देख पाते हैं, कल वो देख नहीं पाते और आज की पीड़ा उनको कहती है कि मैं जल्दी से जल्दी इस विवाह से कैसे निकल जाऊं। साथियों, जिस व्यक्ति में केवल गुण ही गुण हो वो देवता की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण हो वो दानव की कैटेगरी में आ जाता है, और जिसमें चाहे अनुपात कुछ भी हो, ये दोनों ही हो, गुण और अवगुण, वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जान सकते हैं कि जो प्रस्ताव हमारे पास शादी के लिए आ रहे हैं उसमें गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। इसलिए सबसे पहले तो कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। यदि आप दाम्पत्य में अभी संकट भुगत रहे हैं तो किसी विद्वान का सहारा लें, वैदिक उपाय करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें। यही आज का मैं आपको निचोड़ के रूप में, सूत्र के रूप में देना चाहता हूं। साथियों, ये श्रृंखला हमारी जारी है और आगे के लग्नों पर भी हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है विवेकानंद झा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सुपौल बिहार से। आपने पूछा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग हैं? निश्चित तौर पर है, 1000% है और लगभग अप्रैल 2024 तक ये लगातार चल रहे हैं। मेहनत में आपके कमी नहीं होनी चाहिए। गुरु और चंद्रमा दोनों ही केंद्र में है। गजकेसरी योग जैसे आपको परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश है। आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की वृश्चिक लग्न की, चर्चा की कि कब तलाक महंगा पड़ सकता है। तो वृश्चिक लग्न में लग्नेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।